हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट, यूनियन टेरिटरीज नॉट इंक्लूडेड। तो ऐसे कितने हाई कोर्ट हैं जिनके पास एक से ज़्यादा स्टेट्स का जुरिस्डिक्शन है, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट्स में वो काम करते हैं सिंगल हाई कोर्ट। ऐसे कितने हाई कोर्ट है? आपके पास चार ऑप्शन है, 2, 3, 4 या फिर 5। और आंसर क्या है? 3। ठीक है, ऐसे 3 हाई कोर्ट है जिसके अंडर में एक से ज्यादा स्टेट्स आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड देयर सीट्स इज नॉट मैच करेक्टली। कि इन पेयर्स, ये पेयर्स दे रखे हैं, किसके पेयर्स हैं? हाई कोर्ट और उनकी सीट्स के, कि हाई कोर्ट कहाँ पर है, उनकी सीट कहाँ पर है। तो उनमें से कौन सा मैच नहीं करता है? बाकी सारे मैच करते हैं। तो हम देखते हैं। पहला है कर्नाटका बेंगलुरु, दूसरा है मध्य प्रदेश और भोपाल, तीसरा है राजस्थान जोधपुर, और चौथा है केरला एर्नाकुलम। हमारा आंसर क्या है? बी। जो मध्य प्रदेश और भोपाल है वो गलत मैचिंग है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भोपाल में नहीं है, भोपाल के अंदर स्थित नहीं है। ऐसे जो कर्नाटका हाई कोर्ट है वो बेंगलुरु में ही है, जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, और जो केरला का हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में ही है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो भोपाल में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच हाई कोर्ट है जुरिस्डिक्शन ओवर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश की स्टेट है उसमें किस हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, किस हाई कोर्ट के अंदर आती है वो? अरुणाचल प्रदेश। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है गुवाहाटी, दूसरा है मुंबई, तीसरा है कोलकाता, और चौथा है चंडीगढ़। हमारा आंसर क्या है? एक गुवाहाटी। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर में आती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हेन अ स्टेट गवर्नर डाइज और रिजाइंस, हु नॉर्मली एक्सरसाइजेज हिज फंक्शंस अंटिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। जब कोई स्टेट गवर्नर या तो मर जाता है या फिर रिजाइन कर देता है अपनी पोस्ट से, तो उस केस में उसके जो फंक्शंस हैं वो कौन करता है जब तक कि नया गवर्नर अपॉइंट नहीं हो जाता है? तो बस चार ऑप्शन है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का सेक्रेटरी जनरल जनरल। दूसरा है अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट, कि स्टेट कैबिनेट के द्वारा एक पर्सन डेजिग्नेट किया हो इसके लिए। तीसरा है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और चौथा है स्टेट का एडवोकेट जनरल। तो हमारा आंसर क्या है? सी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो उस टाइम पे गवर्नर के काम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो जो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है वो किसके लिए, किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, किसको आंसर देता है मतलब वो? तो बस चार ऑप्शन है। पहला है गवर्नर, दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा है प्राइम मिनिस्टर, और चौथा है राज्यसभा। तो हमारा आंसर क्या है? एक गवर्नर। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को आंसर देता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे चलते हैं अब हम। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। तो सबसे लंबा कार्यकाल कौन से चीफ मिनिस्टर का रहा है इंडिया के अंदर? तो बस चार ऑप्शन है। भजन लाल, हितेश्वर सैकिया, चिमन भाई पटेल, या फिर ज्योति बासु। तुम्हारा आंसर क्या है? डी, ज्योति बसु। तो जो ज्योति बसु है उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है एज अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू। जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं गवर्नर के, जो गवर्नर को मिलते हैं सैलरी और अलाउंसेस, वो कहाँ से चार्ज होते हैं, मतलब वो कहाँ से आते हैं, वो उसका पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। तीसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आता है। या फिर डी है ए एंड बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। या फिर ए यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, और बी यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोनों से इक्वल प्रोपोर्शन में आता है। हमारा आंसर क्या है? ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से ही जो गवर्नर होता है उसकी सैलरी और अलाउंसेस आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट्स के, वो अपने आप ही मेंबर किसके बन जाते हैं?
बस 4 ऑप्शन है। पहला है फाइनेंस कमीशन के बन जाते हैं, दूसरा है प्लानिंग कमीशन के बन जाते हैं, तीसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बन जाते हैं, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल के बन जाते हैं। हमारा आंसर क्या है? सी। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है उसके जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं सारे स्टेट्स के, वो अपने आप मेंबर्स बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर बनते ही। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी डिसाइडेड बाय। तो जो क्वेश्चन होता है कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर जो है वो डिस्क्वालीफाई है, हो गया है मेंबरशिप से या कि नहीं हुआ है, ये कौन डिसाइड करता है? डिस्क्वालीफाई मतलब कि उसे हटा देना चाहिए क्योंकि वो उसके लायक नहीं रहा है किसी भी कारणवश। तो ये कौन डिसाइड करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट, कि गवर्नर डिसाइड करता है किससे? प्रेसिडेंट की सलाह से। ठीक है। बी है द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, कि गवर्नर डिसाइड करता है ये इलेक्शन कमीशन की सलाह लेकर। या फिर सी है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसाइड करती है। या फिर डी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है। हमारा आंसर क्या है? बी। जो गवर्नर है वो इलेक्शन कमीशन की सलाह लेकर ये डिसाइड करता है कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर अपनी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द, जो गवर्नर है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, दूसरा है प्रेसिडेंट द्वारा, तीसरा है चीफ मिनिस्टर द्वारा, या फिर चौथा है चीफ जस्टिस द्वारा। हमारा आंसर क्या है? बी, प्रेसिडेंट द्वारा। जो गवर्नर होता है किसी भी स्टेट का वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज। तो किन्हीं 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच, जो 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेशन होते हैं उनके बीच का जो मैक्सिमम परमिसिबल पीरियड, यानी कि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम का पीरियड रह सकता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1 साल का, यानी कि 2 सेशंस के बीच में 1 साल का पीरियड रह सकता है, या फिर बी है 6 महीने का, सी है 3 महीने का, या फिर डी है इंडेफिनिट, यानी कितना भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही हो। हमारा आंसर क्या है? बी, 6 मंथ्स। तो जो लेजिस्लेटिव 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 2 सेशन जो होते हैं उनके बीच में जो अंतराल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का रह सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।